हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के एक टॉपिक पे फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूं और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लोग नहीं होते हैं, वो वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक ही चीज है और फिर ये रेजिस्टेंस क्या है, इसके बीच का अंतर वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों क्या चीज होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और तीनों के आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मल्टीटेक में लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, सीसीटीवी, एसी, ईवी, प्रिंटर और मोबाइल के चिप लेवल की रिपेयरिंग कोर्स आपको सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो सुनने में तो बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आ चुके हैं और आप रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टर क्या और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा सा वोल्टेज, करंट और एम्पियर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जो 100% यकीन है मुझे कि आपको एकदम समझ में आएगा। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि वोल्टेज, करंट क्या होता है, हमें मालूम है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनको वोल्टेज की जरूरत है, करंट की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोल्टेज और करंट के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। तो हम आज समझते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमारा जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कहां से आती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसको हम डीपली नहीं समझेंगे। बल्कि मैं आपको यह बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो हमारे मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर वायर हो गया जिसमें कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, वो एक छोटे कण से मिलकर बनती है। और उस कण में तीन चीज मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर कण के चारों तरफ परिक्रमा लगाता रहता है और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, फ्लो से जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। मतलब कि ये हमारे हाथ में जो आप वायर देख रहे हैं, ये कंडक्टर वायर से बना हुआ है। मतलब इसमें कॉपर के वायर लगे हुए हैं और इस कॉपर के वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें करंट तो है नहीं, इसमें तो वोल्टेज है नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट उत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें करंट पैदा करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमें भेजना होगा। और किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजना होता है तो एक फोर्स लगाने की जरूरत होती है। जब तक हम किसी चीज पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित नहीं होगी। तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना हो तो हमें एक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, एक बल लगाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह इस कॉपर वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन सब स्थिर है। जब तक ये मूव नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट पैदा नहीं होगा। और इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए इसमें हमें एक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे ट्रेवल करना, गति करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे एक चार्ज उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। अब बात आ गई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस वायर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगाएंगे, वोल्टेज देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो हो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होगा उसमें करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा चलता है। तो इसमें करंट भी पैदा होने लगेगा। लेकिन करंट जब फ्लो करेगा तो उसके रास्ते में बहुत रुकावट मिलेंगे। उसी रुकावट को बोला जाता है रेजिस्टेंस। मतलब कि करंट जिस रास्ते में फ्लो करता है उसको रोकने की जो चीज उसके सामने आती है उस रुकावट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का रूल और जो पानी का रूल वो लगभग एक जैसा चलता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पानी फ्री फ्लो करता है धारा के रूप में, और इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है उसको हिंदी में विद्युत धारा ही बोलते हैं। मतलब कि करंट का फ्लो और पानी का फ्लो, उसका जो रूल है वो लगभग एक है। तो हम थोड़ा सा पानी के रूल पे समझते हैं
करंट और वोल्टेज को और साथ में रेजिस्टेंस को। तो उसके लिए आते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर हमें कहीं पानी की सप्लाई करनी होती है या सरकारी जो पानी के टैंक लगे होते हैं, जो वाटर टैंक लगे होते हैं, वहां से पानी की सप्लाई बहुत दूर दूर तक की जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पानी की जो टंकी बनाई जाती है वो जमीन से हाइट पे क्यों बनाई जाती है? अगर उसको हम जमीन पे बनाते तो और मजबूत बनता है, लेकिन हम जमीन से उसको हाइट पे बनाते हैं। जैसे कि ये जो लेवल दिख रहे हैं, ये आपका जमीन हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। लेकिन यहां पर जो पानी की टंकी बनाई जाती है उसको जमीन से बहुत हाइट पे बनाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट क्यों दिया जाता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि हाइट देने की वजह से जो पानी का फ्लो होगा उसमें प्रेशर होगा, मतलब पानी का जो फ्लो है वो तेजी से होगा। ठीक वही इलेक्ट्रिसिटी में होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें करंट का फ्लो कराना है, लेकिन करंट का फ्लो तभी होगा, करंट में प्रेशर तभी होगा जब उसमें हम बल लगाएंगे। तो इसमें भी पानी के प्रेशर बढ़ाने के लिए ही एक बल लगाया गया, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब तक जमीन से हम हाइट नहीं बढ़ाएंगे तब तक पानी का फ्लो जो है हाइट से डाउन की तरफ प्रेशर में नहीं होगा। मतलब कि ये जो हमारा ग्राउंड हो गया है, आप इसको माइनस मान लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो डीसी वोल्टेज होता है उसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो माइनस को हम लोग ग्राउंड भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा, जैसे ग्राउंड है तो इसको आप माइनस मान लीजिए। अब ग्राउंड से जितना हम हाइट बढ़ाते जाएंगे उतना पानी के फ्लो में प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब कि ये जो हम हाइट यहां से बढ़ा रहे हैं, ये जो पानी का हाइट हम यहां से जो बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि यहां से जो पानी फ्लो करेगा इस रास्ते से, यहां पर पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से होगा, ज्यादा होगा, मतलब पानी के फ्लो में प्रेशर होगा। तो अब आराम से समझिए, यहां पे ये हाइट बढ़ाने के पीछे रीजन क्या हुआ कि आगे जो पानी का फ्लो हो वो प्रेशर के साथ हो। तो ये जितना हम हाइट बढ़ा रहे हैं यहां पर एक बल लगाने के लिए, ताकि पानी के फ्लो में एक बल लगे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लैंग्वेज में बोलते हैं वोल्टेज। ये हो गया हमारा वोल्टेज। ये हाइट इसलिए दिया गया ताकि आगे दूर दूर तक जो पानी का फ्लो होगा वो प्रेशर के साथ होगा। वो प्रेशर क्यों बना है? क्योंकि हमने पानी के टंकी को जमीन से बहुत हाइट पे रखा है। जितना हाइट पे रखेंगे उतना पानी का फ्लो जमीन की तरफ जो होगा वो तेजी से होगा, पानी में प्रेशर होगा। तो ये जो हाइट हमने दिया, मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज। और इस पानी के टैंक में जो हमने पानी स्टोर के रखा है ये हो गया हमारा चार्ज। अब यहां से हाइट की वजह से पानी का जो फ्लो है बहुत तेज होगा, पानी के फ्लो में प्रेशर होगा, बहुत तेज होगा। तो ये हो गया हमारा करंट। ये हो गया हमारा करंट। मतलब कि इस करंट में फ्लो प्रेशर लाने के लिए हमने क्या किया, इस पानी की टंकी को हाइट पे दे दिया। मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा ये माइनस हो गया, और जितना हम प्लस करते जाएंगे उतना पानी का फ्लो भी जाता होता जाएगा। मतलब कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमें ज्यादा करंट मिलेगा। तो ये जो हम बैटरी में प्लस माइनस चेक करते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंट को चेक करते हैं। जैसे 6 वोल्ट की बैटरी, तो उसमें पानी का फ्लो कम होगा, मतलब आधा हाइट पे रहेगा तो पानी का फ्लो कम होगा। 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब हाइट ज्यादा हो गया तो पानी का फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे हम आसानी से आपको हमने बताया कि वोल्टेज और करंट क्या होता है। तो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर होता है जिसकी दबाव के चलते, बल के चलते जो हमारा करंट फ्लो होता है उसमें प्रेशर होता है। अब बात आ गई रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए हमें इस पानी की टंकी से यहां पर एक बड़ा सा बर्तन भरना है, एक कोई बड़ा सा बर्तन है, इसको भरना है। एक बड़ा सा बर्तन है, इसको भरना है और जल्दी भरना है। तो यहां पर जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जल्दी भरेगा। मतलब कि बड़ा सा बर्तन है तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, और करंट उसके लिए ज्यादा ही चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक प्लग है, उसमें हम एसी भी लगा रहे हैं और उसमें हम मोबाइल का चार्जर भी लगा रहे हैं, तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। मोबाइल के चार्जर के लिए भी 220 वोल्ट है और हमने एसी लगाया उसके लिए भी 220 वोल्ट है, वोल्टेज सेम है। अंतर किसमें होगा? करंट में। जो हमारा एसी होगा वो ज्यादा एम्पियर लेगा। मतलब कि मान लीजिए ये बड़ा सा बर्तन है, इसको ज्यादा एम्पियर चाहिए तो ये तुरंत भर जाएगा, इतना प्रेशर में तुरंत भर जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक मोबाइल का चार्जर लगाना है इस प्रेशर में, तो यहां प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना प्रेशर मोबाइल के चार्जर को नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पानी हमें बड़े से बर्तन में भरना है तो प्रेशर ज्यादा है, आसानी से भर गया। और मान लीजिए एक छोटे से चम्मच में पानी को भरना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें उसी पॉइंट पे हमने मोबाइल का चार्जर लगा दिया, उसको छोट कम एम्पियर चाहिए, लेकिन एम्पियर तो ज्यादा है, यहाँ पे फ्लो तो ज्यादा है यहाँ पे। अब इस चम्मच में पानी भरना है तो इतने फ्लो में तो हमारा चम्मच भर नहीं पाएगा। अब हमें यहां पर इस फ्लो को कम करना होगा।
इस फ्लो को, जो करंट है यहाँ पे वो ज्यादा है मोबाइल के चार्जर के लिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। अब कम कैसे करें, उसके लिए तो अब पानी की टंकी को कम हाइट से उतारेंगे नहीं, वोल्टेज को तो कम करेंगे नहीं, वोल्टेज तो 220 ही है। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी का फ्लो का रास्ता है इसमें हमें रुकावट पैदा करना होगा ताकि पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाए। तो यहां पर करंट को कम करने के लिए, मतलब कि छोटा बर्तन या मोबाइल का चार्जर अब हम लगा दिए हैं तो उसको एम्पियर कम चाहिए। अब एम्पियर को कम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस। जैसे कि इस नली में पानी का फ्लो ज्यादा है और पानी के फ्लो को अगर हमें कम करना है तो यहां पर लगा देते हैं हम लोग नल। जैसे यहां पर हमने एक नल लगा दिया, एक नल लगा हुआ है। अब इसको हम जितना टाइट करते हैं ये उतना, ये जो पानी का फ्लो का रास्ता है इसमें रुकावट पैदा करेगा, इसमें जो है ये रुकावट पैदा करेगा। अब पानी का प्रेशर तो यहां तक आएगा, लेकिन यहां के बाद अब ये पतले रास्ते से निकल के फ्लो करेगा। मतलब कि यहां पर पानी का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो पानी का प्रेशर है वो जो है अब पहले की तरह नहीं होगा, अब धीरे धीरे हो जाएगा आपका कम। ऐसे मतलब कि जो करंट है वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। यहाँ पर करंट कम हो गया। अब करंट को कम करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर नल लगाया गया। इस नल ने क्या किया, इस करंट के फ्लो के रास्ते में रुकावट पैदा कर दिया। तो ये जो रुकावट पैदा किया इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। मतलब कि किसी भी सर्किट में अगर किसी डिवाइस को चलाना है तो उसमें सबसे पहले वोल्टेज की जरूरत होगी, उसी वोल्टेज की वजह से करंट का फ्लो होगा। अगर करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो उसको कम करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन इन तीनों में आपसी रिलेशनशिप क्या होती है, आपसी संबंध क्या होता है, उसको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग जैसे हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े हैं कि V इक्वल टू आई आर। अब V का मतलब क्या होता है, तो V वोल्टेज को इंडिकेट करता है, I करंट को इंडिकेट करता है और जो आपका R है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो आइए उसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बना लिया है यहाँ पे, उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, V इक्वल टू आई आर, जहां V वोल्टेज होता है, I करंट को इंडिकेट करता है और रेजिस्टेंस के लिए R यूज होता है। मतलब कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो उसमें जो वोल्टेज होता है उस सर्किट के एम्पियर और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि अगर कोई सर्किट काम कर रही है तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो एम्पियर और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में हमें संबंध अगर समझना हो, क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो हम ओम्स लॉ से आसानी से समझ सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज बराबर करंट का रेजिस्टेंस के साथ गुणनफल कर दीजिए, ये से हम वोल्टेज को पता लगा सकते हैं। लेकिन इस फार्मूला से अगर हमें किसी सर्किट में वोल्ट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो करंट भी पता कर सकते हैं। अगर किसी सर्किट का वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह मतलब तीनों में दो मालूम है, एक नहीं मालूम है, तो इस फार्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और उसको समझने के लिए एक ट्रायंगल का यूज किया जाता है जो मैं आपके सामने बना के रखा हूं, कि अगर इसमें से आपको कोई चीज निकालना हो, दो चीज मालूम है, कोई चीज निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, V वोल्टेज को इंडिकेट करता है, I करंट को इंडिकेट करता है और R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। और वोल्टेज को मापने के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो होता है आपका वोल्ट। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, जिसको V से इंडिकेट किया जाता है। करंट को एम्पियर में मापा जाता है। करंट को मापने के लिए जो मात्रक यूनिट यूज होता है वो होता है एम्पियर, और एम्पियर के लिए ए लेटर यूज किया जाता है। और रेजिस्टेंस को जिस यूनिट में मापा जाता है वो होता है ओम, और ओम के लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में आपको वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे।
वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट कैसे निकालेंगे? करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो वोल्टेज कैसे पता करेंगे? इसको आसानी से समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस ट्रायंगल को समझना होगा। तो चलिए आते हैं इस ट्रायंगल के पास। इसको हम लोग मैजिक ट्रायंगल भी कहते हैं। जैसे ये जो लाइन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसको आप लोग डिवाइडर समझिए, और ये जो लाइन दिख रही है इसको आप मल्टीप्लाई समझिए। अब मान लीजिए किसी सर्किट में आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, और पता करना है करंट। तो करंट का फार्मूला क्या होगा इस ओम्स लॉ के नियम के अनुसार? तो आप करंट को ढक लीजिए, मतलब कि जो चीज आपको पता करनी है उसको आप ढक लीजिए। तो हमें पता करना है, मान लीजिए करंट, एम्पियर पता करना है किसी सर्किट का। तो हम आई को ढक लीजिए। अब बच गया आपका वी और आर। तो ये वाले लाइन को मैंने बोला कि डिवाइडर समझिए, मतलब आई इजकल टू वी अपान आर। उसी तरह मान लीजिए आपको वोल्टेज पता है और करंट पता है, रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर आप रेजिस्टेंस को ढक दीजिए, मतलब जो निकालना है, जैसे आर का वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर को ढक दीजिए। अब हो गया आपका वी और आई, मतलब कि वी अपान आई। अब मान लीजिए किसी सर्किट में आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, और वोल्टेज पता करना है कि वोल्टेज कितना होगा। तो V को ढक दीजिए, और ये जो लाइन होती है वो मल्टीप्लाई की होती है, तो V इक्वल टू आई आर। तो इस तीन फार्मूला से हम किसी भी सर्किट का वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। इन तीनों में दो अगर मालूम है तो तीसरा आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक सर्किट है, इसमें मान लीजिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मान लीजिए आपका 12 वोल्ट है। इस सर्किट में जो वोल्टेज दिया गया है वो आपका 12 वोल्ट है, और एम्पियर का जो फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए हो रहा है 3 एम्पियर। एम्पियर जो है 3 एम्पियर, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो आपका 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एग्जांपल, मतलब हमें यहां पर वोल्टेज पता चल गया और करंट पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो यहां पर आर को ढक लीजिए, वी अपान आई। वी अपान आई मतलब वोल्टेज में हमें करंट से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। मतलब कि अब हमें यहां पर अगर आर निकालना हो तो आर इजकल टू वी अपान आई। वी की वैल्यू 12 वोल्ट, आई जो है 3 एंपियर का है, डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि यहां पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आएगा 4 ओम्स। मतलब कि हमें इस सर्किट में जब वोल्ट पता चल गया, एम्पियर पता चल गया, तो रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ से आसानी से पता कर लिया। कितना रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट में? 4 ओम्स। उसी तरह मान लीजिए हमें वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है। मान लीजिए हमें वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, और एम्पियर पता करना हो। मान लीजिए वोल्टेज जो है वो है हमारा 24 वोल्ट, वोल्टेज हमारा 24 वोल्ट है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 6 ओम, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या पता करना है? एम्पियर, करंट। अब हमें एम्पियर पता करना है कि कितना होगा। तो फिर आ जाइए इस फार्मूला पे। हमें एम्पियर पता करना है, वोल्ट और रेजिस्टेंस मालूम है, तो एम्पियर को ढक लेंगे V अपान आर। मतलब कि अगर हमें करंट पता करना हो तो V अपान आर, जबकि V का वैल्यू हमारा 24 वोल्ट है और R की वैल्यू जो है हमारा 6 ओम। तो हमारा जो करंट हो जाएगा वो कितना एम्पियर हो जाएगा? तो करंट हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा इस सर्किट में? 4 एम्पियर। मतलब कि यहां पर जो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में वो कितना होगा? 4 एम्पियर। अब मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस मालूम है, एम्पियर मालूम है, वोल्टेज पता करना है। रेजिस्टेंस मालूम है, एम्पियर मालूम है, कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा वो पता करना है। तो उसको कैसे पता करेंगे? देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारा जो है
5 ओम है। एम्पियर जो है हमारा, मान लीजिए एम्पियर का जो फ्लो हो रहा है इसमें 3 एम्पियर है। अब हमें पता करना है कि अगर रेजिस्टेंस 5 ओम का है, एम्पियर 3 एम्पियर है करंट फ्लो, तो आखिर वोल्टेज हमें कितना देना होगा। तो उसके लिए V इजिकल टू आई आर, मतलब कि अगर हमें V पता करना हो, वोल्ट पता करना हो, तो I इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारा जो करंट है 3 है और रेजिस्टेंस जो है हमारा 5 ओम, मतलब कि यहां पर जो होगा 15 वोल्ट हो जाएगा। मतलब कि यहां पर हमें जो वोल्ट इस सर्किट में यूज करना होगा वो कितना करना होगा, 15 वोल्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस, वोल्टेज और एम्पियर को आपस में निकाल सकते हैं। जो दो चीज मालूम है, तीसरा पता करना हो तो आसानी से ओम्स लॉ द्वारा पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आगे की जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।